यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने अटैक किया है। फ्रंट लाइन पर रूस के ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेनी फोर्सेस ने तबाह कर दिए रूस के सैन्य ठिकाने। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, वो ये कि डोनबास में यूक्रेन की सेना का ऑपरेशन जारी है। रूसी सेना और यूक्रेनी जवानों में आमने सामने की फायरिंग यहां पर डोनबास में हो रही है। जमीनी ऑपरेशन में ढेर हो गए हैं कई रूसी सैनिक, ये जानकारी भी यूक्रेन द्वारा साझी की गई है। ये वीडियो भी दिखाया गया है। डोनबास की जंग का ये वीडियो है जहां पर आमने सामने की जंग हो रही है यूक्रेन के सैनिकों और रूस के सैनिकों के बीच। और यूक्रेनी अनमैन्ड ग्राउंड रोबोट ने कहर बरपाया है जंग के मैदान में। रूस के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है इस रोबोट ने। हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जो यूक्रेन की तरफ से रूस की सेना पर गोलियां बरसा रहा है। तो ये यूक्रेनी अनमैन्ड ग्राउंड रोबोट है। यूक्रेन ने कुछ इस तरह के और भी इक्विपमेंट्स और कुछ इस तरह की और मशीनें उतारी हैं युद्ध में, जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान में रूस के साथ युद्ध लड़ सकें। और उसी के तहत ये एक रोबोट। नेटो लगातार रूस के खिलाफ जंगी तैयारी कर रहा है। बाल्टिक सी में नेटो नेवी की वॉर ड्रिल चल रही है। रूसी बॉर्डर के पास फिनलैंड में नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। वॉर ड्रिल में नेटो के 10 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। तो नेटो के अगर 10 देश और वो भी नेवी अगर वहां पर वॉर ड्रिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा प्लान है या कुछ आगे कर सकते हैं या कुछ है जो पक रहा है। और रूस इस बात को बखूबी समझता है और इसीलिए रूस ने भी यहां पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। हालांकि इस नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है नॉर्दर्न X-25। तो नेटो का मिशन नॉर्दर्न X-25 रूसी बॉर्डर के करीब नेटो का बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास चल रहा है। फिनलैंड में रूस बॉर्डर पर नेटो नेवी की जंगी एक्सरसाइज हो रही है। रूसी सीमा के पास नेटो के 20 युद्धपोत दिखा रहे हैं अपना दम। बाल्टिक सी वॉर ड्रिल में 5000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। नेटो की डिफेंस अटैकिंग ऑपरेशन, रात में जंग की प्रैक्टिस, ये सब चल रहा है यहां पर। मकसद क्या है? रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है। रूस की रक्षा तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। बाल्टिक क्षेत्र में नेटो की स्थिति मजबूत करना भी मकसद है। ड्रिल में क्या हो रहा है? ड्रिल में न्यूक्लियर ड्रिल की जा रही है, नेवल ऑपरेशन चल रहे हैं, एंटी मिसाइल ऑपरेशन भी चल रहे हैं। अब आइए आपको टेबल पर दिखाएंगे कि युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश वहां पर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। निनाद सेठ, क्या लगता है आपको, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, ये केवल एक डेटरेंस है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ है, पक रहा है नेटो में रूस के खिलाफ? ये वॉर ड्रिल, ये जो नेवी की वॉर ड्रिल है, क्यों हो रही है? कोई भी वॉर ड्रिल जब होती है तो उसमें मिक्स मैसेजेस होते हैं। आप ये फिनलैंड के आसपास चल रही है, इसको बता सकते हैं यहाँ से। देखिए, किसी भी वॉर ड्रिल में, अब आप इस मैप को जरा गौर से देखिए, किसी भी वॉर ड्रिल में एक मिक्स मैसेज होता है, ऑफेंस एज वेल एज डिफेंस। रूस को एक मैसेज दे रही है यूरोपियन यूनियन कि अगर अमेरिका हटता भी है तो हम तैयार हैं, पर एक उनको दिक्कत है और दिक्कत बिल्कुल उनके दरवाजे यहाँ पे है, उनके दरवाजे पर हो रही है। जी यहाँ हो रही है, पर रूस EU को एक दिक्कत, यूरोप को एक दिक्कत यहाँ पे है। बेलारूस में रशिया के 15 न्यूक्लियर वेपन तैनात हैं। ज्यादा अगर उछल कूद होगी तो उसका खतरनाक अंजाम हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि ये पूरा इलाका, यूरोप का पूरा इलाका यहां से चलता है। बाप यहां बैठा है, नेटो का 70% पैसा यहां से आता है। और दिखा दीजिए फिर से, दिखाइए कहां? यहां अमेरिका में, ये नेटो का बाप है। 70% उनका बजट यहां से आता है। किसका? नेटो का 70%, 30-40 चलता है, 70। और ये कंट्रीज जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, सब कंट्रीज में, फ्रांस के सिवाय जर्मनी में और पोलैंड में अमेरिका की फौजें हैं। अमेरिका के फौजों का होने का मतलब इनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कितनी है आपको। अगर किसी और कंट्री की फौज है आपके कमरे में तो फिर प्रोफेसर सतीश कुमार, नेटो का मकसद दिखता क्या है यहाँ पर? बताइए जरा, नेटो का मकसद क्या है? अगर वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? अब देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि 70% अगर यहाँ से मिलता है तो अगर वो बाप है तो ये चाचा है। ये इंग्लैंड जो है पूरे यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से उसने ऑपरेशन,
ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई फ्रंट पर आगे बढ़कर यूक्रेन को मदद करने की कोशिश की, तो हमको लगता है कि ये भी उतना ही असरदार है। तो बाकी ये जो दोनों देश हैं ये डोलडम्स में हैं, ये उनकी अपनी एक पहचान है और वो उतना अमेरिकी नीति के हिसाब से, अमेरिकी सोच के हिसाब से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वेस्ट को हम एक यूनिट के रूप में मानते हैं और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसे स्थिति में हम सभी जानते हैं कि एक देश के पास जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर है वो रूस के पास है। अगर अमेरिका से भी तुलना करें तो अमेरिका से भी ज्यादा आर्सेनल उसके पास है, मिसाइल उसके पास है। नहीं तो जल्दी से इस पर मैं एक कमेंट जनरल कुलकर्णी का लेना चाहूंगा। जनरल कुलकर्णी, क्या नेटो वॉर की तैयारी कर रहा है? देखिएगा, नेटो जो है वो तैयारी नहीं, डेटरेंस के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके। और जैसे कह रहे थे, इंग्लैंड चाचा नहीं, इंग्लैंड खलनायक है। खलनायक है, बिल्कुल, इंग्लैंड खलनायक है, जिसके कारण वो बार बार उकसा रहा है ज़ेलेंस्की को कि किस प्रकार से इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों जो देश हैं ये लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं इसका मतलब अगर ये निकालें तो नेटो जानता है कि खतरा है उसको, और इसीलिए अगर नेटो तैयारी नहीं कर रहा है तो कम से कम बचाव की तैयारी तो कर रहा है, अगर वो वॉर की तैयारी नहीं कर रहा है। चले इसी पर और बात करते हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ गौरव, लेकिन इस बीच पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को, फिर मेहमानों से बात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच डेनमार्क बड़ी तैयारी कर रहा है। डेनमार्क ने नॉर्वे को दिया है मिसाइलों का ऑर्डर। नेसाम्स मिसाइल की बड़ी खेप का ऑर्डर दिया गया है। तो देखिए, हर देश यूरोप का, नेटो का अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहा है। डेनमार्क ने मिसाइलों का ऑर्डर दिया है और ये नेसाम्स मिसाइल की जो बड़ी खेप है उसका ऑर्डर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर पोक्रोस्ट से आ रही है, यानी रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही है, जहां पर यूक्रेनी सैन्य काफिले पर हमला हुआ। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी काफिले को निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल में आग लगती हुई दिखाई दी। देखिए, ये वीडियो सामने आया है। ये हमला किया गया ड्रोन से यूक्रेनी काफिले पर, जिसकी वजह से एक रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल में आग लगती हुई दिखाई दी। देखिए, एक और बड़ी खबर है। नेटो देश के एयर स्पेस में घुसा है रूसी सुखोई 30 फाइटर जेट। तो रूस भी लगातार वाटर टेस्टिंग कर रहा है। पोलैंड के एयर स्पेस में घुसा है रूसी फाइटर जेट। पोलैंड के फाइटर जेट ने रूसी विमान को रोका है। पोलैंड की चेतावनी के बाद वापस लौट गया रूसी फाइटर जेट। तो सुखोई 30 पोलैंड की सीमा में क्यों आया, अब यह भी सवाल है। तो नेटो देश में रूसी हवाई घुसपैठ, इसका मतलब क्या है? पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी सू-30 जेट घुसने से हड़कंप मच गया। रूसी सू-30 ट्रांसपॉन्डर बंद कर पोलिश एयर स्पेस में घुसा था। ट्रांसपॉन्डर बंद होने से देर तक पोलैंड के रडार पर यह नहीं आया विमान। बाद में मैनुअल तरीकों से रूसी विमान का पता लगाया गया। सू-30 फाइटर जेट ने बाल्टिक सागर के ऊपर से उड़ान भरी। पोलैंड की वायुसेना एक्टिव हुई। पहले रूसी जेट को वार्निंग दी गई। पोलैंड के F-16 और MiG-29 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पोलैंड के F-16 और MiG-29 ने रूसी फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस से बाहर खदेड़ा। लेकिन इसके मायने क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। रूस का अगला टारगेट क्या पोलैंड है, ये सवाल उठ खड़ा होता है। इसके बाद पोलैंड के एयर स्पेस का बार बार उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? रूसी जेट पोलैंड से खतरे के आकलन में जुटे हुए हैं। देखिए, ये एक अहम मुद्दा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। संजय सोई सर, ये जो बार बार पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन रूस द्वारा किया जाता है, इसके दरअसल क्या मायने हैं? बार बार ये सवाल भी उठता है कि क्या पोलैंड अगला निशाना हो सकता है? हालांकि रूस ये कहता है कि हमारा एक्सपेंशन का, इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पोलैंड इस खतरे को बार बार कहता है कि उसके लिए ये बड़ा खतरा है। नहीं, बिल्कुल सुमेरा जी, ऐसा है कि अभी जो रशिया ने अपनी स्ट्रेटजी बदली कर दिया। देखिए, पहले उनका फोकस था खाली यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, जैसा भी आप प्रोकोवस्क और कई जगह पे उनके ड्रोन अटैक ये सब चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब यूरोप को भी उन्होंने एंगेज किया हुआ है कि चाहे वो पोलैंड हो, रोमानिया हो या बाल्टिक कंट्रीज हो, वहाँ पर कभी इनके ड्रोन जाते हैं या अगर ये सुखोई गया है तो एक बड़ा सीरियस मैटर है जो कि इसका संज्ञान लेना जरूरी। यहाँ पर एक तो वो देखिए कितना उनकी एयर डिफेंस में खामी नजर आई। उनका ट्रांसपॉन्डर ही बंद था, वो अंदर तक घुस के पूरा जो कुछ खबर है
वो उनके रेस्पॉन्स चेक कर रहा है, किस ठीक है। प्रकार का इनका रेस्पॉन्स है, किस प्रकार एयर डिफेंस सिस्टम है, और फिर वापस चला गया, ठीक है। लेकिन इसका फर्क ये पड़ रहा है, क्या यूरोप को चिंता है, जो आप बता रहे जी। उनकी तैयारियां कर रहा है, सीमा पे डिप्लॉय हो रहा है, एक्सरसाइज कर रही है, आज यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई है। अब वो शायद यहाँ पे कहानी आ जाएगी कि वो इसीलिए वो यूक्रेन युद्ध को जारी रखना चाहते हैं कि रशिया का ध्यान यूक्रेन यूरोप में को लगा आपके रहे हैं। मुताबिक अपनी चिंता है, यूरोप को इंगेज कर रहा है रूस बार बार। मनीष, इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि नाटो ने अभी तक ये कहा था कि हम एक डिफेंसिव अलायंस हैं, लेकिन आज की तारीख में नाटो के ज़्यादातर देश रूस की सीमा पर जो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वो उसमें से ज़्यादातर देशों की सीमा रूस से नहीं लगती है, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब आकर रूस की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि रूस हमसे जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। और इतने पे ही नहीं, बल्कि नाटो के आर्मी चीफ तक यहां तक कह रहे हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब अगर हमें खतरा लगता है कि पोलैंड पर आक्रमण कर लेगा या बाल्टिक देशों पर आक्रमण कर लेगा तो नाटो हमला कर देगा। तो जाहिर है रूस और यूरोप के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। कम से कम नाटो के जो यूरोपियन मेंबर हैं उसमें ज्यादातर मेंबर यानी मनीष, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा ना देखा जाए इस मुद्दे को कि नेटो को खतरा है, यूरोप को खतरा है, रूस को भी ये कहना है कि भाई हमें भी खतरा है। अचल जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और हम फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए क्या चुनौती है कि हम कैसे नेविगेट करें इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को जिसमें रूस और यूरोप के बीच तनाव बढ़ रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है जो रुकने वाला नहीं है? मेरा जी 1 बाय 1 मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे प्रोवोकेटिव माना जाए। नेटो के किसी भी मेंबर के खिलाफ वो कोई जानबूझ के हिमाकत नहीं करेगा, ये अलग बात है। नेटो भी कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक यहाँ नहीं करेगा। ये अलग बात है कि अमेरिका ने इराक में किया था ये कह के कि वहाँ केमिकल वेपन्स हैं, ईरान पे किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डेटरेंस जो है वो है न्यूक्लियर वेपन्स का। दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि पूरे विश्व को ख़त्म करना है और सुसाइड करनी है तो अलग बात है। तो ये है पॉइंट नंबर 1। आपने दूसरी बात पूछी, भारत पिछले 3-3.5 साल से यही कर रहा है, नेविगेट कर रहा है। एक तरफ से रशिया जिसके साथ हमारे हिस्टोरिकल संबंध हैं, हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जिससे हमारे संबंध जो हैं वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक कांस्टेंट फैक्टर की तरह रहे हैं। कभी उसमें गिरावट नहीं आई, सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ा हुआ है, उतार कभी नहीं आया, और जिसने हमें समय समय पे मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। और दूसरी तरफ है अमेरिकन, यूरोपियंस, जिनका कुछ कह नहीं सकते, कभी सैंक्शंस लगा देते हैं और कभी नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें कैसे नेविगेट करना है वो हमने देखा, 3.5 साल में हमने किया। कितना प्रेशर था हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, रशिया से ऑयल नहीं खरीदिए। हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल किया और हमने कहा जहां हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है हम वहाँ से तेल खरीदेंगे, और हमने अभी तक सर्वाइव किया है। यही हमारी अप्रोच है। हम रशिया को डील करेंगे, अमेरिकन इसे पसंद करें ना करें, यूरोप इसे पसंद करे या ना करे। और लेकिन हमें ये भी है कि हमें हमारे अमेरिका से भी संबंध बहुत ही काफ़ी फैलाव है उसका, बिल्कुल। और उसमें सिर्फ एक ही जो है ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड टैरिफ्स के अलावा मुझे लगता है कि बाकी सभी क्षेत्रों में और शायद ये जो बात आप कह रहे हैं, इसी टाइट रोप पर चलते हुए भारत अपने हित जरूर साध रहा है और आगे भी साधेगा, जो अभी पुतिन आ रहे हैं उस समय भी। लेकिन एक बड़ी खबर वॉर से आ रही है। यूक्रेन के सेवरस पर सैन्य पोस्ट पर हमला, रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह कर दी गई। हमले में कई यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह की गई हैं। तो यूक्रेन में सैन्य पोस्ट पर रूस ने हमला किया है और कई सैन्य पोस्ट तबाह कर दी हैं यूक्रेन की रूस ने। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने हमला किया है। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहरों में तबाही देखी जा रही है। रिहायशी इलाके में इमारत पर हमला किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इमारत पर, रिहायशी इमारत थी जहां पर हमला हुआ है। अलग अलग शहरों पर हमला किया गया, जिसमें एक रिहायशी इमारत और रिहायशी इलाके भी शामिल थे यूक्रेन के शहरों के। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने हमला कर दिया है। देखिए, लगातार रूस के अटैक चल रहे हैं यूक्रेन में। बीती रात यूक्रेनी शहरों पर दर्जनों ड्रोन दागे हैं रूस ने। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। हमले में यूक्रेन की कई पोस्ट तबाह हो गई है।
तो देखिए, यूक्रेन के कई इलाके हैं जिस पर रूस ने न केवल कब्जा कर लिया है बल्कि लगातार और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। और रूस यही चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इलाका वो उसकी कब्जे में आ जाए, ताकि नेगोशिएशन टेबल पर जब वो बैठे तो उनकी जो वहां पावर है वो मजबूत हो। आइए इस बारे में बताता हूं कि किस इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया, ये मैप के जरिए बताता हूं मैं आपको। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया, क्रीमिया, बाखमुत, इजियम, नोवा काखोवका, मारियोपोल, मेलिटोपोल और वोल्नोविक, ये जगह हैं जिनको कब्जा कर लिया है रूस ने। और ये सारी जगह संजय जी ये यहां पर हैं, ये जो बिल्कुल रूस से लगती हुई हैं या क्रीमिया से लेकर यहां ऊपर तक आए, जिसको हम कहते हैं ईस्ट यूक्रेन। क्या आपको लगता है कि नेगोशिएशन में कोई ऐसी कंडीशन होगी जहां पर रूस मानेगा इन इलाकों को यूक्रेन को वापस देने के लिए? देखिए, एक जो एरिया है जो आप भूल गए, जो पोक्रोस, वो सबसे लास्ट पॉइंट है जो डोनबास रीजन का है। एंटायर जो, क्योंकि अभी भी जो डोनबास रीजन है 90% रशिया के पास आ चुका है, 10% बचा हुआ है। वो 10% है, वो बहुत क्रूशियल है वो। और उसके बाद क्या बचता है? सिर्फ कीव बचता है। और ये लेकिन मुझे लगता है कि रशिया अपने आप को यहीं पे लिमिटेड करेगा, क्योंकि उनका जो टारगेट था, जो मैंडेट था, वो रशियन स्पीकिंग जो लोग हैं इधर डोनबास रीजन में, उसको कंट्रोल करना और यहाँ के मिनरल्स को कंट्रोल करना। एक बात जो बार बार कर देखिए, सबसे बड़ा इशू कहाँ आ रहा है? आ रहा है कि ये जो नाटो है, ये क्या है? एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, और एक पर अटैक सब पर अटैक माना जाएगा। लेकिन ये बात मान के चलिए कि इसमें जो अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ा एक माइटी है, उस पर अटैक होगा भी नहीं होगा। लेकिन जो बात यहाँ आ रही है कि उकसाया ये जा रहा है यूक्रेन को, क्योंकि ये यूक्रेन एक तरीके से लॉस्ट कर चुके हैं। हाँ। अब ये जो ड्रिल चल रही है पोलैंड में कि यहाँ पर किसी तरीके से एक किसी कंट्री पर मौका मिल जाए कि रशिया अटैक कर दे, ताकि एक प्रोवोकेशन हो, नाटो उस पर हमला करे और अमेरिका को फिर वो डील, देखो ये डील को नहीं, लेकिन को रिट्रैक्ट करने का मुझे ये बताइए जनरल कुलकर्णी कि क्या जो बात प्रोफेसर भारद्वाज कह रहे हैं, इन देशों को रूस से लड़ने में मिलेगा क्या मिलेगा इनको? जो आपने कहा गौरव, नेटो में 32 देश हैं, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन 31 और 32वां देश आया। यस। यूरोपियन यूनियन में 30 देश हैं, जो 4 देश नेटो के सदस्य नहीं हैं। जैसे बता रहे थे, अमेरिका पूरे नेटो को तकरीबन फाइनेंस करता है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि यूरोपियन जो नेटो के बाकी सदस्य हैं वो कंट्रीब्यूट करें, जिसके लिए ट्रम्प कह रहा है 5% ऑफ द जीडीपी है ना, बार बार कह रहे। अब नेटो को क्या मिलेगा अगर वो रूस के ऊपर हमला करते हैं? नेटो से ज्यादा यूरोप को क्या मिलेगा? यूरोप को कुछ भी नहीं मिलेगा। यूरोप जानता है कि उसका नुकसान होगा अगर वो रूस पे हमला करेगा, लेकिन किस प्रकार से वो अमेरिका को बताए, और ये बार बार अमेरिका को बताना चाहता है हमें आप बचाओ, अगर आप हमें नहीं बचाओगे तो रूस हम पे हमला करेगा। और ये डर जो आज नेटो के बाकी सदस्यों में है। नहीं, लेकिन जनरल कुलकर्णी, अमेरिका तो कह रहा है कि जहां पे हो वहीं पे वॉर खत्म कर दो। दैट मींस वो चाहते हैं कि जो 20% इलाका रूस के पास है वो चला जाए रूस के पास। नहीं, उसमें भी 2 चीजें हैं। डीएनआर और एलएनआर। डीएनआर मतलब कि डोनेट्स्क का रिपब्लिक स्टेट और लुहांस्क का रिपब्लिक स्टेट, ये दोनों बन के रीजन बनते हैं डोनबास। तो रूस मानने को तैयार है, पुतिन के स्टेटमेंट से आ रहा है कि वो डोनबास रीजन को लेकर के बाकियों पे बातचीत करेगा। ठीक है। तो बाकी बातचीत किस पे होगी? जैसे आपने कहा ज़ापोरिजिया, खार्कोव, खार्किव, पोक्रोवस्क, ये देखिए, यही बड़े आसान तरीके से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं समझा रहे हैं आपको कि रूस क्या चाहता है, नेटो की क्या यहां पर शंका है, क्या डर है, और आगे चलकर क्या वहां पर जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे तो क्या हो सकता है। ओवर टू यू सुमेरा। जी हाँ गौरव, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ नेटो और ज्यादा आक्रामक होगा, जरूरत पड़ने पर पहले भी कर सकते हैं हमला, ये कहा जा रहा है। नेटो द्वारा रूस पर साइबर अटैक भी किया जा सकता है। नेटो के टॉप कमांडर ने म्यूसेप में दिया है ये बयान। तो देखिए, ये बड़ा बयान जो नेटो के एक टॉप कमांडर द्वारा दिया गया, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि इस तरह की सोच भी नेटो के भीतर पनप रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा सकती है। अलग अलग तरह के अटैक के बारे में बात हो रही है। साइबर अटैक भी किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर पहले हमला भी किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो फिर किस तरह की स्थिति पैदा होगी? तो देखिए, नेटो की तैयारी लगातार चल रही है। हमने आपको बताया कि 10 देश हैं जो वहां पर अपनी नेवी के साथ वॉर ड्रिल कर रहे हैं फिनलैंड पर, ताकि वहां पर
कोई भी अगर मौका आता है जहां रूस की तरफ से कोई एग्रेशन होता है तो उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन इसी बीच कुछ और बड़ी जानकारी आ रही है नेटो से जुड़ी हुई, वो जानकारी भी मैं आपको देता हूं। क्या रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी क्या है? एडमिरल ग्यूसेप कावो क्या कह रहे हैं, समझिए। रूस के खिलाफ आक्रामक हो नेटो, वो कह रहे हैं कि और आक्रामकता दिखानी चाहिए, जरूरत पड़ने पर पहले अटैक करे नेटो, रूस पर साइबर अटैक भी कर सकते हैं, यूरोप की सैन्य तैयारी में मदद की जाए, यूक्रेन की सैन्य मदद में रफ्तार बढ़ाई जाए, वो ये कह रहे हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी, और यही बड़ा सवाल है। ओपी तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये कि नेटो पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, नेटो के भीतर इस तरह की आवाज समय समय पर उठती रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि ये नहीं होने वाला है, लेकिन तनाव बढ़ता हुआ हम साफ तौर पर देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। सुमेरा, देखिए तनाव तो अवश्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखिए नाटो माइनस यूएसए के बावजूद नाटो में कोई शक्ति नहीं है जो रशिया का क्षमता कर सके। रशिया मिलिट्री पावर पहले भी था, इकोनॉमिक पावर की बात नहीं करूंगा, लेकिन मिलिट्री पावर अभी भी है। इसके बाद इतना जखीरा है, इतने इक्विपमेंट्स हैं, इतनी मिसाइल्स हैं, इतनी क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कि नाटो के कई देश तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन रशिया भी नहीं चाहता कि हम कहीं अटैक करें। रशिया का मेन इंटरेस्ट है खाली डोनबास, लुहांस्क, ऐसा कुलकर्णी साहब बता रहे थे, डोनेट्स्क का 14% एरिया बचा हुआ है, उसको अगर दे देंगे तो वॉर वहीं रुक सकती है। अभी रशिया ने 1 महीने पहले एक प्रोवोक करने के लिए अपने आर्म ड्रोन्स उन्होंने पोलैंड में, रोमानिया में, कई देशों में भेजे थे, उनको सेंस करने के लिए। उद्देश्य सिर्फ यही था कि वहाँ की फोटो ले सके और उनकी कैपेबिलिटी जज सके। हमने देखा था तो पहले पोलैंड का एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होने में टाइम लगा, उसका जो मिसाइल फायर की मिसाइल नाकाम हो गई, तो पोलैंड को भी पता चला कि हमारी इक्विपमेंट में जंग लगा हुआ है। तो रशिया ये भी प्रोवोक करता रहता है और उनकी क्षमता देखता रहता है। बेसिकली रशिया का उद्देश्य एक और होगा कि पोलैंड ही ऐसा देश है जिसके माध्यम से आर्मामेंट्स यूक्रेन में घुस रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये वॉर नहीं रुक सकता है तो रशिया के मेन टारगेट जो होगा पोलैंड के वो बेसिस जो है सप्लाई कर रहे हैं। अगर पोलैंड और रोमानिया, इंग्लैंड ये सारे इकट्ठे होकर नाटो भी ये कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इस तरीके स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं कि इनके जो जवान यूक्रेन में लड़ रहे हैं उनका मनोबल उठते रहे और लड़ते रहें, जो कि हमेशा हार के कगार में पहुंचे हुए हैं, उनका मनोबल और मोराल ऊंचा करने के लिए स्टेटमेंट बीच में दिए जा रहे हैं। इनको अच्छी तरह मालूम है अगर रशिया से वॉर हुई तो कम से कम 2-3 देश तो बर्बाद हो जाएंगे। ये जो नाटो देश है इनके पास तो आदमी नहीं लड़ने के लिए। ठीक है सर, अमिताभ जी से भी मैं इसी पर बात करना चाहूंगी। अमिताभ जी, रूस बार बार ये कहता रहा है कि हम इसको बाहर और एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है यूक्रेन में, और यूक्रेन के अलावा भी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था उसको रोकना या एक मैसेज देना है। लेकिन बार बार हम दूसरी तरफ से नैरेटिव सुनते हैं कि नहीं देखिए ये तो आ जाएगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा। रूस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और भारत के रूस के साथ संबंध जो और बेहतर हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका बार बार अड़चन डालता है, खास तौर पर जिस तरह के टैरिफ की अमेरिका द्वारा बात की गई, क्या वो और बढ़ेगा अगर ये युद्ध इसी तरह से जारी रहा? देखिए सुमेरा जी, पहली चीज रूस टेस्ट कर रहा है यूरोप के लिमिट्स को, डिफेंस लिमिट्स को। रूस को ये पता है कि अमेरिका इसमें रिएक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली, और यही नहीं, इन्होंने ड्रोन हमले, कहा जाता है डेनमार्क, जर्मनी और अन्य राज्यों में कहा है। पुतिन ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा वालदाई डिस्कशन फोरम में कि ये नवयुवक वहां ये करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि रूस नहीं करा रहा है, वो कह रहा है नवयुवक वहां ऐसा करते हैं, लेकिन आज तक इसमें रूसी संलिप्तता का पता नहीं चला। रही बात भारत की, भारत ने रूस के यूक्रेनियन इंटरवेंशन को हमेशा गलत कहा है, और उन्होंने कहा भी है, जैसे पब्लिकली ये एक्नॉलेज भी है कि ये युद्ध का काल नहीं है, और यूक्रेन में जाके उन्होंने कहा कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो कहने का मतलब है भारत पे इसका सीधा इम्पैक्ट जो है तेल प्राइसेस पे पड़ेगा, और अब पड़ना शुरू भी हो गया है। दूसरा, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर भगवान न करे अगर ऐसी स्थिति भारत के साथ आई और रूस एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर की तरह है, तो ये एक लॉन्ग हॉल अगर युद्ध चलता है उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होने के लिए भारत की चिंता इस समय व्यक्त की जा रही है। इसीलिए भारत अपने जो डिफेंस पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। रूस का उसमें योगदान तो रहेगा ही, और देशों ये अहम बात सर आप कह रहे हैं, यानी भारत को इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन वॉर में रूस है और रहेगा तो वो कैसे भारत के डिफेंस तैयारियों को या भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसको कैसे प्रभावित कर सकता है। हमें उसकी तैयारी भी रखने की जरूरत है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने की जरूरत है, जो हमने किसी हद तक किया भी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आइए अब आपको सुनाते हैं पुतिन के भारत दौरे पर भारतीय कारोबारियों का क्या कहना है।
राष्ट्रपति पुतिन जो भारत आ रहे हैं वो एक भारत के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और आपको शायद याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2 बार रूस जाके आए, जो यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति में 2 बार वो जाके आए। और साथ ही साथ अब हमारे पुतिन साहब जो आ रहे हैं तो उससे ये एक ऐसा होगा कि भारत के साथ और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे और भारत आगे बढ़ेगा। मोदी और पुतिन की दोस्ती इतनी मजबूत है और इतनी गहरी है कि ये भारत और रशिया की इस साझेदारी को एक भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व स्तर पर बनने में और मदद करेगा। और मैं भारत को इससे और सशक्त होता हुआ देख रहा हूँ। टैरिफ के चक्कर में और रशिया के अपने अमेरिका के दबाव में कुछ समय से अभी ऑयल की शायद इंपोर्ट थोड़ा कम हो गया है। पुतिन इंडिया में आ रहे हैं और मोदी जी और उनका अच्छा तालमेल है, अच्छी दोस्ती है, तो कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव निकलेगा।